आइए पंकज टिब्रेवाल साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि हैं फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इकिगाई एसेट मैनेजर्स के। 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है पंकज जी का फंड मैनेजमेंट का। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं आप कोटक म्यूचुअल फंड में, और उससे पहले प्रिंसिपल प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट में भी आप काम कर चुके हैं फंड मैनेजमेंट का। आपने डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ब्रिटेन से, मास्टर इन फाइनेंस की, और साथ ही सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से आपने बैचलर्स किया है कॉमर्स में। पंकज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। क्या कहेंगे सर, बाज़ार को अब युद्ध की, ट्रंप की, क्रूड की किसी की परवाह नहीं? आई थिंक मार्केट का चाल अनिल जी ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को अब नेगेटिव न्यूज इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, और ये एक काफी वेलकम थिंग है। और हमने देखा 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रॉडर मार्केट्स में काफी टाइम के बाद एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। और लास्ट जब मार्च के लो से देखें तो कई स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत स्ट्रांग हुए हैं। बिटवीन 50 to 80% भी कई सारे स्टॉक्स मूव हुए हैं। इंडेक्स कहीं नहीं मूव हो रहा है फ्रॉम अ निफ्टी परस्पेक्टिव, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो काफी सारी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जो हमने, अगर आपको याद हो, मार्च की मंदी में भी बात की थी, वो क्लियरली दिखाई दे रही है। और हमें लग रहा है आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे, और हमारा ये अनुमान है कि डिमांड एट द ग्राउंड लेवल खराब नहीं है। तो हम जिस भी कंपनियों से बात कर रहे हैं, जिनके भी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, ग्राउंड से ये फीडबैक है कि डिमांड क्वाइट रोबस्ट है। और जो भी प्रॉब्लम है कंपनियों का वो सप्लाई चेन का है या रॉ मटेरियल कॉस्ट का है। तो ये एक वेलकम न्यूज है कि डिमांड इतने भाव बढ़ने के बाद भी इतनी बड़ी मंदी नहीं आई है डिमांड में, और ये आने वाले समय में आपको नतीजों में दिखेगा। सो हम काफी कंस्ट्रक्टिव है मार्केट्स को लेके, और हमें लग रहा है कि इस बार मार्केट को लीड करेगा मिड एंड स्मॉल कैप्स, बिकॉज 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, बहुत टाइम के बाद ये दिख रहा है कि उनका एक नया चाल चालू हुआ है, एंड ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहने वाला है। बात आपने की कि मिड कैप और स्मॉल कैप लीड करेंगे। मिड कैप इंडेक्स तो लाइफ हाई बना भी चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी मुश्किल से 0.2% ही दूर है। इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी पीछे चलते हुए दिख रहे हैं। ये बात एकदम आपने परफेक्ट कही है। अब बताएं सर कि किन लेवल्स के आसपास रुपया आ जाए मजबूत होकर, किन लेवल्स के आसपास घटकर क्रूड आ जाए तो हम ये सोचें कि हम खुलकर तेजी कर पाएंगे। सो अनिल जी, अगर आप हमारे लेटेस्ट क्वार्टरली न्यूज़लेटर देखें तो हमने ये भी कहा है कि इंडिया की मैक्रोज इतनी खराब नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, जो मार्केट प्रिस्क्राइब कर रहा है। और लास्ट 15 साल में 2008 से लेके 2026 से हमारा जो क्रूड का इनटेक है पर कैपिटा, वो 50% से नीचे आया है। तो जो पहले हमारा स्वीट स्पॉट होता था क्रूड का 55-60 डॉलर, वो आज के दिन बढ़ के हो गया 80-82 डॉलर। अगर 80-82 डॉलर भी पूरे साल कच्चे तेल का दाम रह गया, तो हमारा ये मानना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी भी 35-40 बिलियन डॉलर सरप्लस रहेगा। और जो भी ग्राउंड से फीडबैक आ रही है कि जो एफसीआईआर डिपॉजिट्स के जो स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें एनआरआईज काफी एक्साइटेड हैं। और हमारा ये अनुभव है कि 50 से 60 बिलियन डॉलर एफसीआईआर डिपॉजिट में आना चाहिए, जो आपके पूरे सिस्टम की लिक्विडिटी को काफी ईज डाउन कर देगा, बिकॉज अभी सिस्टम लिक्विडिटी काफी टाइट है। और अगर ये जब भी पैसा आता है तो रुपी के लिए भी एक स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज लास्ट 6-12 महीने में हुआ क्या कि एक कच्चे तेल का दाम बढ़ा, और ईरान वॉर के बाद दूसरे जो भी इंपोर्टर 88-90 के बीच में बैठे थे, जैसे ही रुपी 90 क्रॉस किया, वो लोग पैनिक होके अपने आप को हेज करने लगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि एफडीआई नेट हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो गया। 2 साल पहले यही कैपिटल अकाउंट में 90 बिलियन डॉलर था, और ये 90 बिलियन ऑलमोस्ट जीरो होने के कारण और एफआई का फ्लोज नेगेटिव होने के कारण हमने रुपी में प्रेशर देखा। अब इंक्रीमेंटल ये सारी चीजें हमारे फेवर में चेंज हो रही है। तेल कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है,
एफपीआई अगर आप जुलाई महीने में देखो तो वापस आ रहा है, और हमारा ये मानना है, अगर आपको याद हो आपके वेल्थ समिट में भी नेकआउट करके बोला था कि एफआई शुड रिज्यूम कम बैक, और कोरिया ताइवान में कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन आ रहा है कि मंदी का साइन इमर्ज हो रहा है। एनएफआईज रिवर्ट करेंगे इंडिया में, जुलाई ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है। और एफडीआई में भी कहीं ना कहीं नेट जो जीरो हो गया था उसमें हमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है रुपी 93 96 के बीच के रेंज में होना चाहिए। लेकिन इसके सबसे बड़ा थीम, अनिल जी, जो हमें लग रहा है बहुत पॉजिटिव थीम है, इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम जिस भी कंपनियों से बात कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट में काफी स्ट्रांग है, चाहे ऑटो एंसिलरी हो, टेक्सटाइल्स हो, फार्मा हो, स्पेशलिटी केमिकल्स हो, सबके कमेंट्री काफी स्ट्रांग है, बिकॉज हम चाइना से करीबन 18% डिप्रिशिएट कर गए हैं। वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हम 8% डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब करेंसी इतनी डिप्रिशिएट करती है तो जो बायर है ओवरसीज मार्केट में, जो इन कंट्रियों से ले रहा था, उनके मुकाबले हमारा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी अच्छा है, और इसी दौरान एफटीएस भी साइन हो रहे हैं। तो जो पूरा एक्सपोर्ट बास्केट है, हमें लग रहा है 12-18 महीने 24 महीने के हिसाब से एक बड़ी थीम बन रही है। और सिमिलरली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो चाइना डंप किए जा रहा था गुड्स लास्ट 3 साल से हमारे मार्केट्स में, चाहे वो केमिकल्स हो या कोई भी कैपिटल गुड्स हो। अब 18% करेंसी डिप्रिशिएट करने के बाद चाइनीज आर नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। तो हमें लग रहा है ये दो बड़ी थीम है। रुपी सेंटिमेंटली नेगेटिव है, लेकिन जब मैं इसको स्टॉक और ट्रेंड्स में देखता हूं तो मैं हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी देख सकते हैं। मैं हाफ ग्लास फुल देख रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज कहां बन रही है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमें लग रहा है मैक्रोज इतना खराब नहीं है देश में। आप जीएसटी कलेक्शन को देखो, गवर्नमेंट ने बजट किया -2% पूरे साल का, और लास्ट मंथ हम 13% की ग्रोथ से जीएसटी में बढ़ोतरी देखें, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपका इस बार 11 से 12% होगा, और टॉप लाइन ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी को ट्रैक करता है। और अगर नॉमिनल जीडीपी अगर 12-13%, 11-12% के बीच में हुई, तो आपका जीएसटी कलेक्शन विल बी फार बेटर। प्लस पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने 3 महीने के अंदर 25% ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पूरा किया। और कल और एक गुड न्यूज आई कि आईडीबीआई बैंक का भी उन्होंने डील फाइनलाइज कर दिया है, जिसके कारण एक अच्छा पैसा वापस आएगा। तो 70,000 करोड़ जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट की थी, जो लास्ट 3-4 साल से हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, जब भी हमने टारगेट देखा, इस बार लग रहा है हम उसको एक्सीड कर सकते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है पहले 3-4 महीने में। सो मुझे लग रहा है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट्स और रुपी, आई थिंक एक स्टेबलाइज करना चाहिए। जो हमने मंदी देखी वो पुरानी थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्रो इज क्वाइट गुड, और इंडियन मार्केट्स अभी भी टेंशन में दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले नेक्स्ट 6-12 महीने स्टॉक स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये है आपके लिए राय। आइए, अब आपने कहा भी कि थोड़े अपॉर्चुनिटीज स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बन भी रही है। तो टिब्रेवाल साहब बताएं, किन सेक्टर्स में आप हैं पॉजिटिव पैसा लगाने के लिहाज से? एक तो ये जो मैंने आपको पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला, उसमें ऑटो एंसिलरीज आ रहे हैं, प्रिसिशन इंजीनियरिंग आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहा है, टेक्सटाइल आ रहा है। लास्ट हमने 1 महीने में सारे टेक्सटाइल कंपनियों से, अनिल जी, मुलाकात की। इस बार जो बॉडी लैंग्वेज चेंज है, जो कमेंट्री चेंज है, हमने इतने सालों में नहीं देखा। एक तो टेलविंड है आपकी करेंसी का, दूसरा टेलविंड है टैरिफ कम होने का, तीसरा टेलविंड है आपका यूके एफटीए अपने फेवर में होने का, और चौथा टेलविंड है यूरोपियन एफटीए भी 1 जनवरी से लागू होने का। तो ये सारी चीजों को लेके जितने भी टेक्सटाइल वाले हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, और यहाँ से नेक्स्ट 18 से 24 महीने की विजिबिलिटी काफी लोगों के पास है। सिमिलरली केमिकल्स में हम देख रहे हैं कि इस तिमाही के जब नतीजे आएंगे तो हमें लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग नतीजे होने चाहिए। और क्रूड अगर $80-85 रहा तो काफी चीजों में अर्निंग्स ग्रोथ जो होगी आने वाले तिमाही में भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ऑटो एंसिलरी में सिमिलरली हम मोमेंटम देख रहे हैं, जिस भी कंपनियों से हम बात कर रहे हैं जो ऑटो से नॉन ऑटो की तरफ मूव कर रही है, डिफेंस, एरोस्पेस, वहां भी काफी ट्रैक्शन है। खाली एक स्पॉट है जहां हमें लगता है थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, ये जो पूरा एआई और डेटा सेंटर का प्ले है। हमने अपने न्यूज़लेटर में भी लिखा कि यहाँ हमें रेड फ्लैग्स दिखने लगे हैं।
ग्लोबली। और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक मंदी का दौर आ सकता है जो एआई लेड रहेगा। और काफी सारी चीजें सिग्नल दे रही है। और अनिल जी ये ना भूलें, हर 26 साल बाद यूएस में एक बार बड़ी मंदी आती है, चाहे वो 2000 हो, 1974 हो, 1948 हो। आपने देखा कि हर बार 26 साल बाद एक बड़ी मंदी आती है और एक कोई दूसरा कारण होता है। हमें लग रहा है एआई ये इस बार कारण हो सकता है। एआई इज रियल, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट उसको जो वैल्यू दे रही है एक्सट्रापोलेट करके, हमें लग रहा है वो थोड़ा ज्यादा है। और आपने देखा कोरिया ताइवान में ऑलरेडी करेक्शन मेमोरी को लेकर चालू हो गई है, और उसके छींटे कहीं ना कहीं ग्लोबल जितने भी एआई प्लेस थे वहां भी होंगे, और इंडिया में भी जो भी कंपनी उसके ऊपर चली थी आज जो 200 टाइम 150 टाइम पी के वैल्यूएशन पर है, अर्निंग्स आएगी लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन डी रेटिंग हो सकती है, तो वहां संभल के चलने का है। बैंकिंग में हमें लगता है कि वेल पोजिशन्ड है। एनबीएफसीज कैन डू बेटर, मिड साइज प्राइवेट सेक्टर कैन डू बेटर, बट बहुत टाइम के बाद हमें लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक कैन आउट परफॉर्म पीएसयू बैंक। और इस बार का अगर आप चाल देखो तो जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, एक इंडेक्स जो कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। वॉर से लेके, सीज फायर से लेके, एमओयू से लेके, एक इंडेक्स जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है वो पीएसयू बैंक इंडेक्स है। एक इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली वो फार्मा इंडेक्स है। तो वॉर के स्टार्ट होने के बाद फार्मा इंडेक्स में काफी बड़ी तेजी आई है। हमें लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों के जो ग्रोथ नंबर आ रहे हैं लास्ट ईयर के बेस पर, जो इतना स्ट्रॉन्ग बेस था उसके ऊपर कंपनियां 14, 15, 16% ग्रोथ दिखा रही है, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनियां। तो काफी काफी एनकरेजिंग साइन है। तो ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर थीम आपको पकड़ने होंगे, राइट, और उसके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा। और एक अच्छी थीम जो और लग रही है, होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, चाहे टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, हमें लग रहा है सब में नेक्स्ट 2, 3, 4 तिमाही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने चाहिए, बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड मूव हो रहा है। जब भी इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ता है अनिल जी, याद रखिए छोटी वाली जो कंपनियां, अनऑर्गेनाइज कंपनियां मार्केट शेयर बड़े को दे देती है। और ये ट्रेंड हमें आते हुए दिख रहा है। मोरबी में देख लीजिए, यमुनानगर में देख लीजिए, सारे छोटे कंपनियां बड़े की तरफ अपना मार्केट शेयर शिफ्ट कर रही हैं, और इसके कारण हमें लगता है पूरा जो होम बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट है वो भी काफी अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है आपका, रिसर्च भी, कि जब भी कंपटीशन बढ़ता है या महंगाई बढ़ती है तो फिर मार्केट शेयर छोटी कंपनियों का जल्दी से जाता है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए शुक्रिया।